नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार पांडे। सामान्य हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आज हम लोग विशिष्ट तथ्यों में प्रश्नोत्तर, विभिन्न प्रश्नों के और उनके उत्तर पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में हम बात करते हैं तो हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं, हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। तो आपका उत्तर कौन-सा सही होगा? ए यानी 2 ध्वनियाँ, ये आपका आंसर होगा। लेकिन 2 ध्वनियाँ कौन-सी होती हैं? उनमें से पहली ध्वनि होती है स्वर और दूसरी ध्वनि होती है व्यंजन। तो ये 2 ध्वनियाँ हिंदी भाषा की होती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ अल्प प्राण व्यंजन की बात कर रहा है। तो यह जो वर्ण भेद का क्रम आता है, वह वायु की मात्रा के आधार पर, वायु की मात्रा के आधार पर जो भेद करते हैं, इसमें 2 तरह के आपके आते हैं। एक जिसमें सामान्य या कम मात्रा होती है वायु की, और दूसरे में पर्याप्त या अधिक मात्रा होती है। पर्याप्त या अधिक मात्रा। तो अब यहाँ कम या सामान्य, और दूसरी चीज यहाँ समझिए, वायु को भारतीय दर्शन में ही प्राण कहा गया है। तो इसी के आधार पर इसका नाम सामान्य या कम अल्प मात्रा, इसीलिए इसे कहा गया अल्प प्राण और दूसरे को कहा गया महाप्राण। तो ये 2 विभाजन वर्णों का किया गया। तो अल्प प्राण के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, इसमें हमारे सभी स्वर आते हैं। अल्प प्राण में जितने भी हमारे स्वर 11 हैं। उसके बाद व्यंजन में वर्गीय व्यंजन यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो इस तरह ये 15, और अंतस्थ होता है, अंतस्थ की संख्या 4, और अंत में अनुस्वार 1। तो यहाँ 11, 15, 26, 4, 30, 1, 31 यानी अल्प प्राण में कुल वर्णों की संख्या अगर कोई पूछता है तो अल्प प्राण में 31 होते हैं। उसी तरह महाप्राण में कुल हमारे 15 वर्ण होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये ख, ग, घ, ठा है, ये वर्गीय वर्ण के हैं। तो का वर्ग का अगर हम कहें तो का वर्ग में कौन कौन से हैं? का, ख, ग, घ, अंग। तो अब इसमें का, खा, का, गा और घा, का, गा और अंगा, ये तो हमारे कौन है? अल्प प्राण। तो इसमें खा और घा ये महाप्राण में जाते हैं, तो ये नहीं है, ये नहीं है। और टा वर्ग का ठा है, तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो ठा भी दूसरा वर्ण है, ये तीसरा होना चाहिए, ये भी नहीं। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर बी यानी गा जो है, ये अल्प प्राण वर्ण है। अगला प्रश्न, निम्न में ओष्ठ वर्ण कहलाता है। तो ओष्ठ वर्ण कहलाता है, तो यहां उत्तर में बता दें कि उ, ये हमारा क्या है? ये आपका ओष्ठ वर्ण का उत्तर है। तो ओष्ठ वर्ण में हमारे 2, एक तो स्वर में उ, ह्रस्व और दीर्घ, और इसमें हमारा पा वर्ग, यही ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब इसको याद करने के लिए एक 4 लाइन की कविता अगर आप याद कर लीजिए, तो सारे वर्णों के उच्चारण स्थान आपको कंठस्थ हो जाएंगे। और वह कविता क्या है? अकह विसर्ग कंठराम। अकह का मतलब क्या हुआ? आ का, यहाँ अकह जो लिखा हुआ है, तो आ का आशय ह्रस्व और दीर्घ आ दोनों। का मतलब है का वर्ग, और हा तथा विसर्ग, यानी इतने चीजों का उद्गम स्थान कहाँ है? कंठ, और ये कंठ वर्ण है। इसी तरह इचयस, तो ई में दोनों ई, ह्रस्व और दीर्घ। चा का मतलब कि चा वर्ग है। या और शा ये है तालुराम, यानी ये तालु से हैं, तो ये कौन से वर्ण कहलाए? ये तालव्य कहलाए।
उसी तरह रिठक, री और टावर्ग खा, तो रिटक से जानो मूर्धा जी। लिटस, अब लृ संस्कृत में है, हिंदी में नहीं, तो लृ नहीं, ता और सा ही पुकारो दंत जी, लेकिन याद करने की सुविधा के लिए लिटस पुकारो दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में। अब अभी जो प्रश्न आया कि ओष्ठ वर्ण में उ और पावर्ग, उप आते हैं ओष्ठ में केवल व दंतोष्ठ में। दंत और ओष्ठ का उच्चारण स्थल है। ए कहे कंठ तालु और ओ कहे कंठोष्ठ में। नासिका से पंचमाक्षर और जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। अगर ये हमारी 5 लाइन की कविता याद हो जाए तो सारे उच्चारण स्थान आपकी जिह्वा पर होंगे। चलिए अब इसी क्रम में आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह में हम जानते हैं कि अयोगवाह में 2 ध्वनियां होती हैं। एक ध्वनि होती है अनुस्वार की, जो कि अंग से प्रतीक है, और दूसरी ध्वनि होती है विसर्ग की, जो क्या है, अह। तो यहाँ पर विसर्ग है, तो यही हमारा अयोगवाह है, और ये जो है ये हमारा आंसर होगा। अर्ध विवृत स्वर है, तो यहां अर्धविवृत की बात कर रहे हैं, तो हम इसके सभी रूप, जैसे जब हम स्वर विभाजन करते हैं किसके आधार पर, मुख विवर या मुख द्वार खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर, तो 4 प्रकार इसमें आते हैं। तो पहला हम लेते हैं विवृत स्वर। तो विवृत स्वर कौन से स्वर होते हैं कि जिनमें मुख द्वार पूरा खुलता है। विवृत स्वर में क्या होता है, इसमें मुख द्वार पूरा खुलता है। और विवृत स्वर के अंतर्गत जो हमारा स्वर आता है, इसमें सिर्फ एक आता है दीर्घ आ। और वहीं जब हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा है अर्धविवृत, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, अर्धविवृत स्वर। तो अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं, जिनमें मुख द्वार क्या होता है, इसमें मुख द्वार हमारा क्या होता है, वह आधा खुलता है। मुख द्वार आधा खुलता है, तो वह हमारा कौन सा होता है, अर्धविवृत। और इसमें 4 स्वर आते हैं, ह्रस्व आ, ऐ, औ और ग्रहित, जो हम लोग लेते हैं औ, अंग्रेजी से लिया गया। फिर तीसरा हमारा आता है संवृत स्वर। मुख द्वार खुलने के आधार पर तीसरा भेद है संवृत स्वर का। और संवृत स्वर में क्या होता है कि मुख द्वार जो है वो लगभग बंद होता है। लगभग बंद मुख द्वार, लगभग बंद क्या होता है, मुख द्वार। मुख द्वार लगभग या मुख विवर लगभग बंद होता है। और इसमें 4 ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ह्रस्व उ और दीर्घ उ। और चौथा भेद हमारा, चौथा भेद इसमें होता है अर्ध संवृत। चौथा भेद क्या होता है, चौथा भेद है अर्ध संवृत स्वर। और अर्ध संवृत में क्या होता है कि मुख द्वार जो होता है या मुख विवर जिसे हम कहते हैं, मुख द्वार क्या होता है, यह आधा बंद होता है। मुख द्वार क्या होता है, आधा बंद होता है। और इसमें हमारे 2 स्वर आते हैं, ए और ओ। तो अब यहां प्रश्न पूछा है कि अर्ध विवृत स्वर है, तो अर्ध विवृत स्वर ये है अर्धविवृत, और इसमें अ, ऐ, औ और, तो यहां क्या है, ऐ। तो ऐ क्या होगा, इसमें हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, ण, र, ल व च। तो पार्श्विक ध्वनि के लिए हम जानते हैं कि पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है, पार्श्विक ध्वनि ला की होती है, तो यहाँ ला आंसर होगा। वहीं जब हम चा की बात करेंगे तो चा कौन सी ध्वनि है, इसमें तालव्य है उद्गम के स्थान पर। रा जो है वो लुंठित ध्वनि है, रा कौन सी ध्वनि है, लुंठित ध्वनि है। और णा जो है ये मूर्धन्य।
और यहां पर आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर हमारा ल होगा, पार्श्विक ध्वनि के लिए। निम्न में कौन सा वर्ण दंत नहीं है? और दंत में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो कविता पढ़ी थी, ली त स, तो ता हिंदी में है नहीं। ता वर्ग और सा, ता वर्ग में कौन कौन से हैं? ता वर्ग के हम 5, ता, थ, द, धा और ना और सा, यही हमारा ता किसका है? दंत का वो ध्वनिया हैं। तो दंत में इसमें आप देखिए तो इसमें ला नहीं है, ला है। अब ये पूछ रहा है कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो यहां या आएगा, या इसमें नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा। फिर अगला है ए ऐ वर्ण कहलाते हैं। ए ऐ वर्ण जो है वो हमारे कहलाते हैं, अभी अभी हम लोगों ने कविता में पढ़ा था, वह क्या कहलाएंगे? वह कंठ तालव्य। ए ऐ कहे कंठ तालु। और ओष्ठ में उ का दोनों रूप और पा वर्ग आता है। मूर्धन्य में री आएगा, टा वर्ग आएगा और ख। और नासिक में पंचमाक्षर, जो पंचमाक्षर हैं वो हमारे नासिक की ध्वनि में आएंगे। और यहां आंसर हमारा क्या होगा? कंठ तालव्य ए ऐ को पूछ रहा है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? शब्दकोश देखने में छ क्या है? छ हमारा संयुक्त व्यंजन है। और जब हम संयुक्त व्यंजन को शब्दकोश में, डिक्शनरी में, हिंदी डिक्शनरी यानी हिंदी शब्दकोश में देखने की बात करते हैं, तो उसके लिए जो नियम है कि शब्दकोश में छ त्र ज्ञा का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता। पहली चीज, क्यों? क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं, इसलिए इनसे संबंधित जो शब्द होते हैं उनको ढूंढने के लिए इन संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होता है। जैसे अब यहाँ छ है, तो छ संयुक्त किसका है? क का और मूर्धन्य श का। तो यानी पहले हम का वाले खाने में जाएंगे। तो अब यहां छ से संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना है तो का वाले खाने में जाएंगे। इसी तरह त्रा का खोजना है तो ता वाले खाने में, ज्ञा खोजना है तो जा वाले में, और श्रा खोजना है तो तालव्य शा वाले खाने में जाना। तो अब यहाँ छ पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा? क वाले खाने में जाना होगा, और यही क हमारा आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न कि छ वर्ण किसके योग से? अभी अभी पुराने उसमें देखा का और मूर्धन्य श, ये जो है यही इसका हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग फिर अब अगले खंड में हम अभी वर्ण विचार पर ही एक श्रृंखला प्रश्न की और लेकर आएंगे, और उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर, अगला जो हमारा इकाई है संधि, हम संधि की क्लास में मिलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।